पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यही मकसद होता है, अपनी ताकत दिखा के आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जी। आपने ताकत दिखाई तो उस ताकत के दम पर तो कोर्ट आपका ताकत आपकी देख के तो आपको कोई अधिकार नहीं देने जा रहा है ना। कोर्ट में तो बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया से हिसाब मतलब कोई भी जी। बात होगी तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगी, और वहां इस बात का असर नहीं पड़ेगा कि आपने गांधी मैदान में 2 लाख या 5 लाख लोग इकट्ठा कर दिए। तो हम्म। इसका मतलब राजनीतिक दबाव बनाना ही है। आप स्ट्रेंथ दिखा करके जो राजनीतिक ताकत है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको आपने उनको एक मैसेज दिया है कि अब आप हमारी बात सुनिए, नहीं तो हम आपको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। समाज को बिल्कुल। हमने जागृत कर दिया है, समाज खड़ा हो गया है, और ये समाज का स्ट्रेंथ है। जगे और हुए मुकेश समाज सहनी के लिए अभी तक स्ट्रेंथ उदाहरण दिखानी है। होगी। मुकेश सहनी तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना। बिल्कुल। तो उनकी हाँ। जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, वो उनको अभी वो मंत्री होते, भारत सरकार में मंत्री जी होते, अगर बिल्कुल। वो बिना बिल्कुल। अपने अपना जो एक सैद्धांतिक उनकी जो मांग है, अगर उस जी। सैद्धांतिक मांग को छोड़ देते और फिर हम्म। सिर्फ सीटों पर के बंटवारे की बात करते, तो लोकसभा की सीट लेकर के वो भी मंत्री होते। जैसे आज बिल्कुल। जीतन राम मांझी हैं मंत्री, एक एमपी हैं और जी। मंत्री हैं, और वो भी हम्म। होते। लेकिन उनकी ये जिद है कि आप कम से कम मतलब ऐलान करिए कि आप इस पर विचार करेंगे, आप इसकी कमेटी बनाएंगे, आप इसका अध्ययन कराएंगे कि मल्लाहों को जो है वो एससी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाए। जी। लेकिन अब इस तरह की मांग जो होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ज्ञानेश्वर जी, दोधारी तलवार की तरह होती है। आप जैसे बिल्कुल। ही एक मजबूत जाति को ओबीसी से निकाल करके और एससी कैटेगरी में डालेंगे, वो समूचे एससी कैटेगरी के अंदर, पूरे अनुसूचित जाति समाज के अंदर इसका प्रतिरोध होगा, इसका विरोध होगा। उनको क्या ऐसा बिल्कुल। ऐसी तो अज्ञानी लोग नहीं है वो, जिनको पता नहीं चलेगा कि इसका क्या मकसद है। वो भी समझ हम्म। रहे हैं कि ये हमसे ऊपर की, हमसे मजबूत जाति है, आकर के हमारे आरक्षण का हिस्सा खाएगी, हमारा जी। आरक्षण का हिस्सा कम होगा, तो वो प्रतिरोध हम्म। करेंगे, उनके यहाँ से रिजेंटमेंट होगा। तो सरकारें जब कोई भी इस तरह का फैसला होता है, तो सरकारें ये आकलन करती हैं ज्ञानेश्वर जी कि किस तरह पलड़ा झुक रहा है। हमको हम्म। दलित वोट के अंदर कितना रिजेंटमेंट होगा, उससे जो नुकसान होगा, उससे ज्यादा फायदा इनको ले आने से मिलता है या नहीं मिलता है। सिंपल ये बिल्कुल। अध्ययन होगा, बिल्कुल। ये बिल्कुल। आकलन किया जा रहा होगा कि मुकेश सहनी जो कह रहे हैं, वो बात मानने से जितना फायदा होगा, कहीं उससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा एससी वोट का। जी। अगर ये बिल्कुल। लगेगा कि नहीं उतना नुकसान नहीं होगा, इनके आने से ज्यादा फायदा है, तो तुरंत डिसीजन हो जाएगा। वही जी स्थिति, बिल्कुल। बिल्कुल वही स्थिति आईपी गुप्ता के मामले में होगी। उनको हम्म। इन्होंने जिसको भी मैसेज दिया है, वो यही आकलन करेगा कि इनको अगर हम एससी में डालते हैं तो एससी कितना नाराज होगा और ये कितने खुश नहीं होंगे। ना, नाराजगी की बात आप कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें आप वापस ईबीसी में ले जाइए, तो देखिए सबसे अधिक जो खुश जाति थी वो पासवान जाति थी। हाँ, और उनका कहना था कि यह जाति जब एससी कैटेगरी में शामिल रही तो आरक्षण का सबसे अधिक लाभ इसी जाति ने उठा लिया था। और आप जानते ही हैं पासवान जाति की राजनीति बिहार में, पासवान बिहार में ही एससी में सिर्फ शामिल है। हम तो बार बार कहते हैं कि देश भर में पासवान कहीं भी जन्म लेगा, तो यदि उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो वह अपने को बिहार का नागरिक बनाएगा और बिहार का वोटर आई कार्ड रखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो उनको ये जी। दिक्कत थी, अब वो जब ये निकल गए तो उनका लाभ है वहाँ। अगर यही बात अगर क्लियर कर दी जाए, जैसे अभी हमने देखा कल कर्नाटक का जो जाति गणना आई है, उसमें तमाम कैटेगरीज़ बना दी गई हैं, 1A, 1B, 2A, 2B, अलग-अलग जातियों को अलग-अलग समूहों में रखा गया है, और उसके हिसाब हम्म। से उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, सबके लिए। जी। अगर हम्म। सब कैटेगराइज़ेशन हो जाए, और जो हम्म। आरक्षण दिया जा रहा है, अभी मान लीजिए कि 15% या 16%, एससी का जो हम्म। भी अभी आरक्षण दिया जा रहा है, उस हम्म। आरक्षण में 15% का आरक्षण है, 7.5% जी। एसटी का है। तो मान लीजिए हम्म। 15% आरक्षण में से ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये पासवान के लिए 5% का ही आरक्षण होगा, और बाकी बिल्कुल। आरक्षण 10% आरक्षण अन्य दलित जातियों के लिए होगा, तो कई मामले अपने आप सुलझ जाएंगे। जी। ये और समाज में जो अभी असमानता है, जो विषमताएं हैं, ये विषमताएं भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। खैर, ये सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट के फैसले के बाद पार्टियों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। तो यही हम्म। जब अब आईपी गुप्ता की जो मांग है, उस मांग पर भी जब पार्टियां विचार करेंगी, तो इसी नजरिए से विचार होगा राजनीतिक। अब हम लोग उसके राजनीति की बात करें, उसके राजनीतिक पहलू की, जी। तो इसी हम्म। आधार पर विचार होगा कि इनको इनसे ज्यादा फायदा लेना है, या हम्म। इनको इंक्लूड करने से दलित समाज इतना नाराज होगा कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके आकलन के बाद ही कोई डिसीजन करेगा। तो अभी बिल्कुल। हमको तुरंत ये इतना सेंसिटिव मामला है कि इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिख रही है कि वो हम्म। कोई पार्टी आगे बढ़ के इस बात को ओन कर ले।
अब हुँ, इसको इस अपनी इस ताकत को जो नई ताकत हासिल हुई है आईपी गुप्ता उसको किस तरह से अपनी राजनीतिक पूंजी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पॉलिटिकल जी, कैपिटल में बिल्कुल। कन्वर्ट करते हैं। एक तो हुँ, उन्होंने लोगों की भीड़ जुटाई, लोगों के वो हुँ, उस तांती ततमा समाज के नेता हो गए, उनके अंदर एक जागृति भी पैदा कर दी। लेकिन जी, इसको आप राजनीतिक ताकत कैसे बनाइएगा, राजनीतिक पूंजी कैसे बनाइएगा? इतना तो मतलब तय सीटें है कैसे हासिल कि करेंगे और चुनाव कैसे जीतेंगे? हाँ, अब इतना तो तय है ना कि आप अकेले लड़ के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल, और चुनाव अगर किसी को आप हरवाते भी हैं, तब भी उससे अभी तुरंत कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो देखने जी, की बात ये है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी इस ताकत को किसके साथ जोड़ करके और आईपी गुप्ता कुछ राजनीतिक लाभ लेते हैं। किसके साथ अपने बिल्कुल, को जोड़ते हैं, किसके साथ जुड़ने से उनको ज़्यादा लाभ है, उनको ये है कि उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके 2, 4, 5, 10 लोग चुनाव जीत करके आएँगे, जो विधानसभा में खड़े जी, होकर के अपनी बात कहेंगे। ये हुँ, बहुत ज़रूरी होता है कि आप विधानसभा के पटल पर सदन में खड़े होकर के अपनी बात कहें, वहाँ की बात ज़्यादा सुनी जाती है। आप लॉ मेकर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रिविलेज हासिल हो जाता है। आप बहुत सारी चीज़ों के बिल्कुल, लिए अपने समाज का भला करने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये वो जी। स्ट्रैटेजी है इनकी, या अभी और लड़ने की स्ट्रैटेजी है कि अभी और लड़ना हुँ। ही है, या ये नहीं, स्ट्रैटेजी लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही और देखिए जब कल रैली चल रही थी या फिर रैली खत्म हुई, तो एनडीए के नेता भी बहुत परेशान थे। आखिर कितने लोग हैं? कैसे लाए गए हैं? खुद लोग चल कर आए हैं कि उन्हें मंगवाया गया है, पैसों से तो लोग नहीं लाए गए हैं। मतलब उन्हें परेशानी है क्योंकि उन्हें पता था कि आईपी गुप्ता पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी से मिल चुके हैं और फिर इस्तीफा दिया है। तो मतलब उन्होंने अपने दरवाजे दोनों ओर के लिए खोल रखे हैं। तो मतलब बार्गेनिंग कैपेसिटी और आईपी गुप्ता जब जिलों में घूम रहे थे तो वह तांती तत्मा को कह रहे थे तुम अपने उम्मीदवार खड़े करो, न जीतो लेकिन हरवा दो, ताकत दिखा दो। तो अब यह बात तो हो गई कि सीटों की बात तो होगी और राहुल गांधी ने तो इसके लिए माफी मांग ली थी। जैसा आईपी गुप्ता कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि क्यों आपको लोकसभा चुनाव के वक्त यह एससी कैटेगरी में ही थे, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे कि आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया। हाँ, तो अभी अब ये तो इसका मतलब कांग्रेस के साथ उनका सद्भाव रहा है पुराना। अब वो एक चीज़ जी, तो तय है। बिल्कुल। तो हुँ, एनडीए के नेताओं की चिंता के 2 कारण हैं। पहला कारण तो हुँ, कैरेसर जी वो है जो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि अति पिछड़ा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कोर वोट है भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी का। वो हुँ, हमेशा भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। और अगर भाजपा, जेडीयू दोनों साथ में रहते हैं, एक बार जो हुँ, पिछला ही चुनाव का आंकड़ा है सीएसडीएस का कि 75% अति पिछड़ा वोट मिला उन लोगों को। आप बिल्कुल। सोचिए कि मुस्लिम का 69% वोट मिला आरजेडी कांग्रेस को, जी, हुँ, मुस्लिम का। उससे ज़्यादा पोलराइज़ेशन अति पिछड़ा का हुआ एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष 75% में। वोट जी, मिला। तो ये हुँ, कितना कट्टर वोट है, कितना कट्टर समर्थक वर्ग है एनडीए का। और अगर इसमें टूट हो रही है, ताती ततमा हुँ, के नाम पर आईपी गुप्ता कर रहे हैं, मल्लाह के नाम पर मुकेश सहनी कर रहे हैं, अगर ऐसी अन्य पिछड़ी जातियों में, मतलब अति पिछड़ी जातियों में टूट होती है, तो ये तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो चिंता अभी का एक बता कारण रहे थे ना यही कि था। वैश्य जातियों में कैसी टूट हो गई है। हाँ, वैश्य जातियों में उसमें भी टूट की संभावना है ही अभी। और टूट हुई बिल्कुल, ही लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा ही। जी, तो उस बिल्कुल, इस वजह से एनडीए की चिंता है। दूसरी चिंता इस वजह से है कि उनका सद्भाव कांग्रेस की तरफ रहा है, वो पहले कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो ये जी, दोनों कारण से एनडीए के नेताओं की चिंता होगी। लेकिन ये हुँ, जो स्ट्रैटेजी है, जो उन्होंने गाँव-गाँव घूम के कहा कि ताती ततमा उम्मीदवार उतारो और हरवा दो, तो किसको हरवा दो? नीतीश कुमार और हुँ, बीजेपी को ही हरवा दो ना। तो मतलब बिल्कुल, वो कांग्रेस आरजेडी को हरवा के क्या मिलेगा? कांग्रेस आरजेडी तो बिहार में भी अपोजिशन में है और केंद्र में भी अपोजिशन में है। उनके किए तो कुछ हुआ जी, नहीं है। अगर ये हुँ, समाज एससी कैटेगरी के आरक्षण में था, बाहर हुआ और गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकी कायदे से, या उसके बाद जी, गवर्नमेंट ने कोई और पहल नहीं की जिसके तहत इनको बिल्कुल, इंक्लूड किया जाए, तो जो सरकार में जी, है, वह नाराजगी उसी से होगी। तो जी, एनडीए के नेताओं की निराशा या चिंता इस वजह से भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको हरवाने के लिए वो कैंडिडेट खड़े करना शुरू कर दें। और जो बिल्कुल, जो बिल्कुल, नई-नई जातियाँ पावर स्ट्रगल में शामिल होती हैं ना, वहाँ ज़्यादा हुँ, कट्टरता होती है, ज़्यादा मोटिवेशन होता है उनका। जो पुरानी जी, जमी-जमाई जातियाँ हैं, जो सत्ता की मलाई खा रही हैं, जो अगड़ी जातियाँ हैं, या पिछड़ों में भी जो यादव हैं, या कोयरी है, कुर्मी हैं, या वैश्य हैं, जो किसी तरह से पावर में रहे हैं। भाई वैश्य जी, मुख्यमंत्री नहीं है, तब भी फाइनेंशियल पावर तो उन्हीं के हाथ में है ना, वो तो पावरफुल है ही। बिल्कुल, ब्राह्मण भले हुँ, पावर में नहीं है, राजनीतिक सत्ता नहीं है, लेकिन सामाजिक सत्ता तो उसी के हाथ में है। कास्ट बिल्कुल, के हायरार्की में वो तो ऊपर है ही ना, तो उसको किसी न किसी हुँ, तरह की, अगर जिसके हाथ में भी सत्ता है, चाहे फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरह का, तो उस वो मोटिवेटेड नहीं होगा बहुत ज़्यादा, बहुत जी, संकल्पित, प्रतिबद्ध नहीं होगा।
लेकिन जो हुँ, जो वर्ग नया-नया उभरा है, जिसको नई-नई ताकत दिखानी है अपनी और किसी एक लक्ष्य की तरफ उसका मोटिवेशन अगर नया है, तो वो बड़ी प्रतिबद्धता के साथ वोट करता है। तो अगर इन जी, लोगों ने कैंडिडेट उतारा, तो ये तय हुँ, मानिए कि तमाम जो राजनीतिक दलों के हिसाब-किताब है, उनको छोड़ करके ये लोग वोट करेंगे। अपनी जाति के लिए वोट बिल्कुल, करेंगे ये लोग बिल्कुल, और उसका नुकसान बिल्कुल, एनडीए को होगा। तो हुँ, ये देखना दिलचस्प होगा, चूँकि 6 महीने में चुनाव है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपी गुप्ता इस बार इस स्ट्रैटेजी पर जाते हैं, जो जी, काशीराम की स्ट्रैटेजी थी कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा हराने चुनाव के लिए जीतने के तीसरा लिए। पॉइंट, बिल्कुल, ये बिल्कुल, पहला ही चुनाव क्या हराने के लिए लड़ेंगे कि हुँ, पहला चुनाव हमको लड़ना है और जेडीयू बीजेपी को हरवा देना है। जी, इस स्ट्रेटजी में अगर उतरते हैं, तब तो फिर वो किसी हुँ, पार्टी के साथ अलायंस की बात नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ कोई बार्गेनिंग की बात नहीं करेंगे, किसी मोल-भाव सौदे में नहीं जाएँगे। फिर तो जी, बिल्कुल, दूर बैठ करके आरजेडी, कांग्रेस के लोग भी तमाशा देखेंगे कि ये किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, जो एनडीए का 2000, 4000, 5000 वोट काट करके एनडीए को हरवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो तमाशा देखेंगे। अगर ये हुँ, दूसरी स्ट्रेटजी चुनते हैं, इस स्ट्रेटजी पर हुँ, जाते हैं कि हमने जो ताकत दिखाई है, इसको पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करना और 5 साल इंतजार नहीं करना है, 2030 तक इंतजार नहीं करना है, तब फिर वो जी, बार्गेनिंग करेंगे, किसी पार्टी के साथ बात करेंगे, किसी पार्टी में उनकी बातचीत एनडीए इंडिया ब्लॉक से ही हो सकती है, जो अभी दिख रही है। हालाँकि राजनीति में जी, कुछ भी संभव है, अगर बीजेपी आगे हुँ, आकर के उनको वादा करे उनके आरक्षण का, तो उनसे भी बात हो सकती है। लेकिन अगर जी, बीजेपी की तरफ से ऐसा वादा नहीं किया जाता है कि हम आपको हुँ, एससी कैटेगरी का आरक्षण दिलाएँगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका अलायंस की बात करेंगे वो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ। और अगर बिल्कुल, उनके बिल्कुल, नाम पर कांग्रेस के साथ वो अलाइन हो जाते हैं और कांग्रेस हुँ, अपनी ताकत बढ़ाती है, जो आजकल जिस तरह से कांग्रेस पप्पू यादव के नाम पर बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने हाथ में रख रही है, एक जी, बार्गेनिंग चिप अपने हाथ में पप्पू यादव को रखी हुई है, दूसरे हाथ में आईपी गुप्ता भी आ सकते हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, बिल्कुल, बार्गेनिंग बिल्कुल, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर उनके नाम पर भी 8-10 सीटों की बार्गेनिंग हो सकती है, उनके कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं, फिर ये पॉजिटिव हुँ, पॉलिटिक्स होगी, ये हराने वाली पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये पहले ही शॉर्ट में जो जो रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बना करके 2004 में किया था, ये उस तरह का जी, मामला हो जाएगा कि हमको पहले ही चुनाव में अपनी अपनी ताकत दिखानी है और जिसके साथ जुड़े उसकी सरकार बनवा देनी। ये वो राजनीति है। बिल्कुल, अगर 2 बड़े अति पिछड़े समूह, मल्लाह मतलब निषाद और ताती ततमा अगर आते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ, तो ये फैटल झटका हो सकता है। ज्ञानेश्वर जी, हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं एनडीए के लिए। फैटल हो सकता है, ये बिल्कुल, घातक झटका हो सकता है, जिस तरह का मोटिवेशन हम देखे हैं कल गांधी मैदान में, जैसी ताकत हमने हुँ, देखी है और जो प्रेजेंस है गाँव-गाँव में, चूँकि हमारे गाँव में भी इस ताती ततमा समाज के लोग हैं, हमारे शहर में, हमारे पंचायत में, सब जगह हमने देखा हुआ है। तो जिस तरह की प्रेजेंस है, उस अगर 2 बड़े समूह जुड़ जाते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ, तो ये बड़ा जी, एनडीए के लिए बड़े नुकसान की बात हो जाएगी। तो एनडीए को इस पर विचार करना है कि इनके सामने हम क्या प्रस्ताव रखें, इनको कैसे मनाएँ। अब उनके दोनों तरफ से उनके प्रस्ताव आएँगे, उनको बिल्कुल, डिसाइड करना है बिल्कुल। कि वो किसका प्रस्ताव पसंद करते हैं। अपनी लेकिन आखिरी सवाल अजीत जी, ये कि देखिए फिर से यह स्थापित हो गया ना कि बिहार का परिदृश्य अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास की बातें कर या विजन की बात कर आप राजनीति कर लें। इसके लिए राजनीति करना है तो आपको बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा और प्रशांत किशोर को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। हाँ, ये बात तो है ही। रणनीति तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। और एक दिन हमने और जी, कहा था कि जैसे राजस्थान में एक पार्टी बन गई जमींदारा पार्टी, हुँ, और उस जमींदारा पार्टी के 2 लोग जीत गए। जी, तो आप या तो उस तरह की कोई पार्टी बना लें, भाई तमाम पिछड़ी जातियों की पार्टियाँ हैं, उसमें कोई आए कहे कि हम अगड़ी जाति की पार्टी बना रहे हैं और अगड़ी जाति की पार्टी बिल्कुल। चुनाव जीते हारे अपना वो अपनी एक राजनीति करे। प्रशांत किशोर वो हुँ, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो आकांक्षी युवाओं हुँ, की राजनीति कर रहे हैं। और हमने जी, कहा कि फिर वो वर्ग ऐसा होता है, उसमें जनरली मध्य वर्ग के लोग होते हैं जो अपने घरों में बैठ करके आपके लिए सद्भाव रख सकते हैं, सहानुभूति रख सकते हैं। उनको घरों हुँ, से निकालना, उनकी राजनीति अभी भी सड़क पर जो राजनीति होती है उसमें हो सकता है कामयाबी नहीं मिले। लेकिन हम अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गांधी मैदान की रैली फ्लॉप होने से उनकी राजनीतिक संभावनाएं समाप्त हो गई। हम अभी ये यह बात मानते हैं बिल्कुल कि जी, वो हो जी, सकता है कि इस तरह की राजनीति जहां भी हो वहां वो आरजेडी और या दूसरी पार्टी जैसे आईपी गुप्ता नहीं ताकत दिखाए, वैसी ताकत नहीं दिखा सके। लेकिन अगर जी, वो कन्विंस कर दे रहे हैं, युवा इस बात से, एक बड़ा वर्ग इस बात से कन्विंस है कि अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए सोचना चाहिए, तो उनके लिए उस राजनीति का भी स्पेस है। भले सत्ता जी, में ना हो, लेकिन उस राजनीति के लिए भी एक स्पेस है बिहार में। और उस स्पेस के एकमात्र दावेदार अभी प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। आईपी गुप्ता या दूसरा कोई भी व्यक्ति उस स्पेस का नहीं है दावेदार। चाहे बिल्कुल, आप बिल्कुल। मुकेश सहनी को ले लीजिए, जितनी भी जाति आधारित पार्टियां हैं, ये उस स्पेस की पार्टी नहीं है जिस स्पेस में प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं कि हमको बिहार बिल्कुल, को बदलना है, पलायन रोकना है, स्कूल और अस्पताल बनवाने हैं,
रोजगार देना है, फैक्ट्री लगानी है, ये कोई उसके उसमें राजनीति थोड़े कर रहा है। जितनी जातियों की और जितनी नेताओं के आपने नाम लिए, सब सत्ता के लिए तो राजनीति कर रहे हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी बिल्कुल, चाहिए है, बिल्कुल। मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, आप इसके लिए कर रहे हैं। तो इनका जी। डिफरेंट एजेंडा है, प्रशांत किशोर का डिफरेंट एजेंडा है। उनकी भले ताकत दिखाने वाली रैली कामयाब नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी राजनीतिक ताकत है वो। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत में अभी बहुत उठा-पटक है और इंजीनियर आईपी गुप्ता यदि इंडिया ब्लॉक की ओर गए, तो एनडीए को सोचना होगा। यदि आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी दोनों रह गए इंडिया ब्लॉक की तरफ, फिर क्या होगा? इसका आकलन भी करना होगा। तो हम बताते रहेंगे बिहार की हलचल क्या है। आप देखते रहिए लाइव सिटी।